काली बहू का जादुई ब्यूटी पार्लर। माँ, हमारे गांव में जो नई आंगनवाड़ी खुली है उसमें ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया जा रहा है। क्या आप मुझे वहाँ पर कोर्स करवा दोगी? लेकिन बेटी, तू पार्लर का कोर्स करना क्यों चाहती है? क्योंकि माँ, मुझे लोगों का मेकअप करना, उन्हें अच्छे से तैयार करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारा एडमिशन वहाँ करवा दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे पिताजी से पूछना होगा। ऐसा कहने के बाद दुर्गेश्वरी घर के कामों में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेघना शाम होते होते अपने पिता के आने का इंतजार करने लगती है। माँ देखो, पिताजी घर पर आ गए। चलो अब उनसे पूछो कि मैं गाँव की आंगनबाड़ी में ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख सकती हूँ। ओहो, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। अभी तुम्हारे पिताजी आए ही तो हैं, उन्हें जरा पानी तो पीने दो, उसके बाद पूछती हूँ। दुर्गेश्वरी एक ग्लास पानी लेकर मनोहर के पास जाती है, जिसके बाद मनोहर पानी पीता और एक लंबी सी सांस लेकर कहता है, आज मुझे कबीर मिला था, उसका बेटा भी उसके साथ था। और तुम जानती हो, उसका बेटा भी बिल्कुल हमारी मेघना की तरह है, रंग से काला। मैंने उनसे मेघना की बात की थी शादी के लिए, तो वो लोग मेघना की शादी के लिए तैयार हैं। दुर्गेश्वरी ये सुनकर चुप रह जाती है। लेकिन अभी मेरी बेटी की उम्र ही क्या है, अभी वह छोटी है, अभी तो केवल 19 साल की ही है। तुम जानती हो ना हमारी बेटी का रंग कितना काला है। ऐसे में उसकी शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होगा। क्या पता फिर कोई उसे पसंद ही न करे तो क्या करोगी? अच्छा ठीक है, आपका जो मन करे आप कर दो, लेकिन मेरी बेटी हमारे घर के पास वाली आंगनवाड़ी में ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना चाहती है। अच्छा ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, वो सीख लेगी, लेकिन उसे जितनी जल्दी हो सके घर के काम ज्यादा सिखाना। ये सब मेघना दूर खड़ी सुन लेती है, जिसके बाद वो एक तरफ खुश होती है लेकिन दूसरी तरफ मायूस भी थी। वह अपने कमरे में जाती है और अपने आप को शीशे में देखकर कहती है, हे भगवान, क्या मैं इतनी काली हूँ कि कोई भी मुझसे शादी ही नहीं करेगा? आखिर काले लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? काले लोगों के बारे में लोगों की सोच इतनी बुरी क्यों होती है? मेघना उस रात बिना खाए ही सो जाती है। अगले दिन वह आंगनबाड़ी में जाकर अपना ब्यूटी पार्लर के कोर्स में नाम लिखवा देती है। एक तरफ उसकी शादी की तैयारी चल रही थी तो दूसरी तरफ अपना ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही। शादी से पहले वो कोर्स खत्म कर लेती है, जिसके बाद वह कुणाल के साथ शादी करके उसके घर चली जाती है। शादी के बाद उसके ससुराल वाले अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह अपनी ये गंदी शक्ल लेकर मेरे सामने मत आया करो भाभी। अनाया ऐसा कहकर कॉलेज चली जाती है। अरे ओ कोयले की खदान, यहाँ क्या खड़ी है? जा जाकर मेरे लिए नाश्ता लेकर आ। अभी लेकर आती हूँ माँ जी। मेघना रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए नाश्ता बनाकर ले आती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और अपने पति कुणाल के लिए अच्छे से कपड़े निकाल कर रखती है। अच्छा हुआ तुमने कपड़े निकाल दिए, अब मैं समय से पहुंच जाऊंगा। कुणाल अपने कपड़े पहनकर ऑफिस निकल जाता है, जहाँ मेघना की सास और उसकी ननद उसके ऊपर अत्याचार कर रही थी। वहीं उसका पति उसे काफी प्यार किया करता था, लेकिन एक दिन उसकी नौकरी छूट जाती है, जिसके चलते घर में कई सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जब से मेरी नौकरी छूटी है तब से घर में कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है। मैं जानती हूँ आपको इस प्रकार घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने पार्लर का कोर्स किया हुआ है, अगर आप मेरी एक पार्लर की शॉप खुलवा दोगे तो मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकूंगी। कुणाल मेघना को बहुत समझता था, जिसके चलते वह उसकी दुकान खुलवा तो देता है, लेकिन मेघना की दुकान पर उसके काले रंग की वजह से कोई नहीं आता। इस प्रकार तो मेरा ये पार्लर चलेगा ही नहीं। इस पार्लर को खुले हुए पूरा आज 1 महीना हो गया, लेकिन मेरे पार्लर में एक भी कस्टमर नहीं आया। एक काम करती हूँ, अब इसे बंद ही कर देती हूँ। ऐसा सोचकर मेघना पार्लर बंद करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ अंग्रेजन मेघना के पार्लर के बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं। जरा रुकिए, अपना पार्लर अभी बंद मत कीजिए। हम सभी पास वाले गांव के फंक्शन में आए थे, लेकिन इस गांव में कोई पार्लर वाली नहीं है। हमें तैयार कर दीजिए, हमें परफॉर्म करना है। मेघना उन सभी अंग्रेजनों को तैयार करने के लिए मान जाती है। वो अपने पार्लर में उन सभी को बुला लेती है, जिसके बाद वह अंग्रेजन को पार्लर के अंदर बिठाकर उसका मेकअप करने लगती है। एक के बाद एक वह उन सभी को मेकअप कर देती है। तुमने तो बहुत अच्छा मेकअप किया है हमारा, बिल्कुल परियों की तरह। आखिर हम परियां ही तो हैं। क्या कहा, आप सभी परियां हो? मेघना को उनका सच पता चल जाता है। वो सभी अंग्रेजन अचानक से अंग्रेजन परियों में बदल जाती हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, हम यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुम बहुत अच्छी हो। आज से ये कोई मामूली पार्लर नहीं बल्कि जादुई पार्लर है, जिसमें जो भी तैयार होने आएगा वो यहाँ से बहुत खूबसूरत होकर जाएगा। सोफिया, मैडी और अलीना तीनों ही मिलकर उस पार्लर को जादुई पार्लर बना देती हैं और मेघना को बहुत खूबसूरत भी बना देती हैं। अरे वाह, क्या सच में ये मैं ही हूँ? आपने तो मुझे बहुत खूबसूरत बना दिया है।
आज के बाद तुम लोगों को खूबसूरत बनाना और सबकी मदद करना। ऐसा कहकर वह अंग्रेजन परियां वहां से चली जाती हैं। उसके जाने के बाद पार्लर के बाहर और भी कई सारी लेडीज आ जाती हैं। मेघना, हमारा मेकअप करो ना। नहीं नहीं, पहले मेरा मेकअप करो, मुझे सुंदर होना है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इतनी सारी लेडीज को देखकर मेघना बहुत खुश होती है, जिसके बाद वह एक के बाद एक सभी को अपने जादुई ब्यूटी पार्लर में बुलाती है। जो भी उस जादुई ब्यूटी पार्लर में जाता है वह खूबसूरत होकर बाहर निकलता है, जिसके चलते सभी लोग मेघना को खुशी खुशी पैसे भी देकर जाते हैं। आज तो कमाल ही हो गया, इतने पैसे तो कुणाल जी ने जिंदगी में कभी नहीं कमाए होंगे। अब मैं अपने घर की परेशानियों को भी ठीक कर सकती हूँ। मेघना उन पैसों से राशन खरीदती है और घर का जरूरी सामान भी खरीद लेती है, जिसके बाद वह घर ले जाकर सभी के लिए खाना बनाती है। अरे बहू, काली से तू अचानक गौरी कैसे हो गई? ये चमत्कार कैसे हुआ? मेघना अपनी सास, ननद और अपने पति को सारा सच बता देती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ बहू, लेकिन मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे रंग का बहुत मजाक बनाया। हाँ भाभी जी, अगर हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। मेघना सबको माफ कर देती है। सब कुछ भूल जाइए और सभी लोग खाना खाइए। उस दिन सभी लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है, मेघना कुणाल के साथ रास्ते में जा रही होती है। तभी रास्ते में कुछ आदमी लोग कुणाल को मेघना के साथ देखकर कहते हैं, अरे देखो तो सही, बताशे के साथ मकोड़ा चल रहा है। इस सुंदर सी नारी के साथ ये काला कलूटा आदमी बिल्कुल जच नहीं रहा। कुणाल को ये सब बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहता और चुपचाप मेघना के साथ चलता रहता है। जैसे ही मेघना का पार्लर आता है, वह अपने साथ कुणाल को अपने पार्लर के अंदर लेकर जाती है। ये तुम क्या कह रही हो? ये तो औरतों का ब्यूटी पार्लर है। तुम मेरा मजाक बनाना चाहती हो क्या? आपको मेरे ऊपर थोड़ा विश्वास होना चाहिए। बस मेरे साथ पार्लर के अंदर चलिए। मेघना कुणाल को अपने ब्यूटी पार्लर के अंदर ले जाती है, जिसके बाद वे उसका हल्का फुल्का मेकअप करती है। उसी से कुणाल बहुत गोरा और सुंदर हो जाता है। अरे वाह, मैं तो बिल्कुल हैंडसम लग रहा हूँ। बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये मेरा चेहरा है। आज के बाद आपको और मेरे को कोई भी काला नहीं कहेगा। मुझे नौकरी तो मिल नहीं रही, ऊपर से इस दुनिया में मेरे जैसे और भी लोग हैं जिन्हें ऐसा रंग चाहिए। तो क्यों ना हम दोनों इस पार्लर को सैलून बना लें, जिसमें औरतें और आदमी दोनों आ सकते हैं। मेघना कुणाल की बात मान लेती है और उस दिन के बाद से उस पार्लर के अंदर आदमी और औरत दोनों ही आ जा सकते थे। धीरे धीरे उनकी पार्लर की दुकान बहुत फेमस हो जाती है और वह अपने जीवन में अच्छा खासा कमाने लगते हैं। जमनपुर गांव में चंद्रवती नाम की 8 साल की बच्ची बहुत होशियार थी, जो कि हमेशा कक्षा के हर विषय में अव्वल नंबर से पास होती थी। एक दिन अपनी माँ राजवती और अपने बाबा रामू को मेडल लाकर वो कहती है, देखो माँ बाबा, मैं स्कूल की भाग दौड़ में प्रथम आई हूँ। देखो मुझे ये मेडल भी मिला और सारे परीक्षा में भी पास भी थी तो दूसरा मेडल मिला। मेरी बच्ची है ही इतनी होशियार, 1-2 क्या 100 मेडल पहनेगी एक दिन। बेटा पढ़ लिख कर बहुत आगे जाओ। माँ मैं जानती हूँ मुझे पढ़ने लिखने का कितना शौक है। आप देखना, एक दिन मैं बाहर जाकर पढ़ाई करूँगी और बहुत अच्छी नौकरी करूँगी और आपको यहाँ से ले जाऊंगी। राजवती, मैं तो अपनी बेटी को बहुत आगे पढ़ाऊंगा। पूरे गांव की सबसे होशियार छोरी है मेरी। अगले दिन बाजार में लकड़ियां बेचने के लिए खत्म हो गई थी। तभी राजवती रामू के साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए पहुंच जाती है, जहां लकड़ी काटते काटते वो एक पेड़ के नीचे बेमौत मर जाते हैं। कुछ देर बाद उनके घर पर दोनों का शोक मनाया जाता है, जहां चंद्रावती अपनी माँ और पिता को देखकर बहुत रोती है। माँ बाबा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? कौन मेरा ख्याल रखेगा? बेटा शांत हो जा, रोती रहेगी तो तेरे माता पिता को शांति नहीं मिलेगी। चाचू, माँ बाबा को वापस ले आओ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। हाँ, हमें पता है तुझे उनकी याद आ रही है, पर अब उनका नाम रोशन करना होगा। पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर बार संभालने की तैयारी कर। क्या चाची, आप क्या बोल रही हैं? माँ बाबा ने मुझे पढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया है और उन्होंने कहा बड़े होकर भी पढ़ना। वो मुझे आगे बढ़ाना चाहते थे। आप मुझे नहीं पढ़ाओगे? तुझे पढ़ाने लिखाने के लिए रोज तेरा लंच बनाऊं, इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरी सेवा करती रहूं। मुझे और भी काम है। अरे सविता बहन, कोई रिश्ता हो इसके लिए तो बताइए। मैं इसकी जिम्मेदारी आखिर कब तक लूंगी? एक ना एक दिन तो इसको शादी करके जाना ही है, तो क्यों ना अभी कर दूं।
हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। वैसे भी इतनी लायक है कि इसका बाल विवाह हो सके। मेरी नजर में रामकिशन है, जिसके बड़े बड़े खेत खलिहान हैं, उसका कोई है भी नहीं, अकेला है। अगर तुम इसकी शादी उससे कर देती हो तो ये अकेली मालकिन होगी और तुम्हें भी पैसों से माला माल कर देगी। अगर ऐसा है तो सविता दीदी, आप शादी की बात चलाइए, हमारे सिर से ये बोझ तो कम होगा। हाँ हाँ, मैं तो अभी से शादी करने के लिए राजी हूँ। आप बस बात कर लीजिए सविता जी। ठीक है, मैं बात करती हूँ। ये बातें सुनकर चंद्रावती डरकर दरवाजे के पीछे छुप जाती है। जितना छुपना है छुप ले, शादी तो मैं तेरी करा कर ही रहूंगी। माँ बाबा होते तो वो मुझे पढ़ने को कहते, ना कि इनकी तरह शादी करने की। रोते हुए चंद्रवती अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर प्रीतम शिप्रा उन दोनों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिन बाद सविता एक 45 साल के रामकिशन से चंद्रवती की बात करती है, जो कि कुछ हद तक बूढ़ा होने लगा था। साथ ही शिप्रा प्रीतम उससे मिलते हैं। नमस्ते रामकिशन जी, देखिए हमारी बेटी की फोटो। पसंद तो आई ना आपको हमारी कच्ची उम्र की चंद्रवती? मुझे तो पसंद है। आप राजी हैं ना अपनी बेटी देने के लिए? कहीं बाद में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपनी बेटी आपको सौंपने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बाकी आप किसी चीज की चिंता मत कीजिएगा। इतने सारे खेत हैं कि उसमें से 2 खेत मैं आपको दे दूंगा। जो पैसा है उन्हें आप रखिएगा। जी 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 रामकिशन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो हमारी सारी चिंताएं खत्म कर दी। ठीक है, तो आप हमें आज्ञा दीजिए। अगले सप्ताह शादी का मुहूर्त निकालकर आपके चौखट पर आएंगे। आप क्यों कष्ट करते हैं, बारात लेकर तो मैं आऊंगा। दोनों घर पहुंचकर चंद्रवती से शादी करने की बात को कहते हैं, जिसे सुनकर वो परेशान होती है और अपने माता पिता की तस्वीर लेकर रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर 10 साल के कबीर के साथ भी यही हो रहा था। उसके पिता अंधे थे, माँ बेचारी कितनी संभालती। इसीलिए आस पड़ोस के लोगों की बातों में आकर वो भी अपने बेटे कबीर की शादी एक 50 साल की बुढ़िया अंबावती से करने जा रही थी, क्योंकि उसके पति, संतान, बच्चे सब एक एक करके गुजर गए थे। ऐसे में वो अकेली करोड़ों रुपए की मालकिन थी, जिसे संभालने के लिए उसे कोई चाहिए था। फिर उसके रिश्तेदारों ने कबीर के बारे में बताया। कबीर भी पढ़ने में बहुत होशियार था, बिल्कुल चंद्रावती की तरह। कबीर गिल्ली डंडा खेल रहा था, तभी उसकी माँ जमुना आकर कहती है, कबीर बेटा, और कितना खेलेगा बाहर? चल जाकर हाथ मुंह धो ले, हमें तेरी शादी कराने के लिए ले जाना है। अच्छे से नए वाले कपड़े पहन ले, जो मैं तेरे लिए लाई हूँ। माँ, शादी तो बड़े होकर होती है ना, तो आप अभी से क्यों करवा रही हो? मैं तो अभी छोटा हूँ, मुझे पढ़ना है और मुझे खेलने और खाने का बहुत मन करता है। अरे बेटा, ये सब तो तू कोठी में जाकर भी कर सकता है। जिससे तेरी शादी होगी वो बहुत अमीर है, तेरे पापा की आंखों का इलाज करवाए वो, अगर तू उससे शादी कर लेगा। नहीं माँ, मुझे नहीं करनी है शादी। तभी जमुना उसे थप्पड़ मारकर तैयार करके मंडप की ओर ले जाती है और कहती है, अगर तूने कोई भी होशियारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप से जाकर उस मंडप में बैठ जाइयो। तुझे जितनी पढ़ाई करनी थी तू कर चुका है, और खेलने के लिए तुझे वहाँ भी मिलेगा। कुछ अपने पिता की आंख ठीक कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है तुझे? क्या तू अपने पापा से प्यार नहीं करता? माँ, मैं पापा से प्यार करता हूँ। आप मुझे पढ़ाओगी लिखाओगी तो मैं बड़े होकर पैसे कमा लूंगा, तब ठीक कर दूंगा पापा को। अभी शादी नहीं करनी। खुद को ज्यादा समझदार मत समझ, तेरे बड़े होने में अभी बहुत वक्त है। ऐसा कहकर जमुना कबीर को जबरदस्ती उस बुढ़िया अंबावती के साथ शादी करने के लिए बैठा देती है। तभी जमुना की बहन राधा वहां पहुंचकर कहती है, दीदी, ये सब तुम क्या कर रही हो? रुक जाइए पंडित जी, आगे एक और मंत्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको दिखाई नहीं देता आप 10 साल के बच्चे की शादी 50 साल की बुढ़िया से करा रही हैं? बाल विवाह का मतलब जानते हैं? और इसके कानून के बारे में आपको कुछ पता है? पुलिस को बुलाया तो 10 साल के लिए अंदर जाओगे। अरे नहीं नहीं, मैं तो इनके कहने पर अपना पंडिताई का काम कर रहा था। मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो भाई? क्योंकि आप बाल विवाह कराने के लिए उत्तरदायी हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की? तू जानती भी है मुझे क्या लाभ हो रहा था। आपको अपना फायदा दिख रहा है, लेकिन आप छोटे से बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। वो आपके लिए मायने नहीं रखती। ए लड़की, फोन उसका, सिम कार्ड मेरी, बीच में तुम मिस कॉल देने वाली कौन है? हाँ, उस लड़के की मैं मौसी हूँ, मतलब माँ जैसी। उसकी माँ तो अपने पति की तरह पैसों में अंधी हो गई है।
पर मेरी आंखें अभी भी खुली हैं। ऐसे केस में दर्ज करूंगी ना तुझ पर बुढ़िया कि बची कुची जिंदगी भी तेरी जेल में कटेगी। हाँ, ये लड़की बिल्कुल ठीक कहती है। अच्छा हुआ जो आपने ये बाल विवाह होने से बचा लिया, वरना न जाने उस बेचारे बच्चे का क्या होता। तू पहुंची कैसे यहाँ? मैंने तो तुझे बुलाया नहीं। तुम शायद भूल रही हो दीदी, कबीर फर्स्ट आता है या उसे चोट भी लगती है ना तो वो मुझे कॉल करके बताता है। तो क्या इतनी बड़ी बात वो मुझे बच्चा बताता नहीं? ए बुढ़िया, तू यहाँ से अपना लहंगा चोला उठाकर जाती है, पुलिस को बुलाऊं? ये लड़की, ये तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया। देख लूंगी तुझको तो एक दिन। मैं फिलहाल के लिए जा रही हूँ यहाँ से। सुनो लड़की, पास के मंदिर में एक छोटी सी लड़की और है जिसकी शादी एक वृद्ध आदमी से हो रही है। उसे भी जाकर बचा लो, क्योंकि हम तो रोक नहीं पाएंगे। बाल विवाह करवाकर बच्चों की जिंदगी नर्क बनाने की ठान ली है। आप मुझे वहाँ ले चलिए। तभी राधा पुलिस को कॉल करके उसी मंदिर में बुलाती है। पुलिस को देखते ही पंडित 9-2-11 हो जाता है तो रामकिशन कहता है, अरे अरे ओ पंडित, कहाँ जा रहा है? मेरी शादी तो करा दे। शादी तो हम तेरी करवाएंगे जेल में। बाल विवाह करने का जुनून हो गया ना थारे को। अरे मुझे माफ कर दो, क्योंकि इसकी शादी इसके चाचा चाची करवाना चाहते थे जबरदस्ती, मैं नहीं। अच्छा, तो यही है ना वो दोनों? कांस्टेबल, इन तीनों को अरेस्ट करके गाड़ी में डालो। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? चिंता मत करो, तुम जितना चाहो उतना पढ़ लिख सकती हो। मुझे बताया लोगों ने कि तुम कितनी होशियार हो पढ़ाई में। हाँ दीदी, मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है, पर अब मैं कैसी पढ़ाई करूंगी? मैं हूं ना, मैं तुम्हें पढ़ाई करवाऊंगी। मेरे साथ चलो। उस दिन राधा 2 बच्चों का बाल विवाह होने से बचा लेती है। साथ ही चंद्रवती की जिम्मेदारी वो खुद लेती है। सालों बाद दोनों बच्चे पढ़ लिख कर सरकारी ऑफिसर बनते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाल विवाह को रोककर हमें बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, जिससे वो अपना उज्जवल भविष्य बना सके। संध्या को देखने के लिए लड़के वाले घर पर आई थी। संध्या की माँ ममता और उसके पिता लड़के के माता पिता से बात कर रहे थे। देखिए, हमारी बेटी बहुत गुणवानी और संस्कारी है। ऐसी लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अपनी बेटी को तो बुलाइए। हाँ, क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ। रुपेश अपनी बेटी को आवाज लगाकर बुला लेता है। लो बहन जी, हमारी बेटी आ गई। लता जैसे ही संध्या को देखती है, संध्या को देखने के बाद वो अपना मुंह सा बना लेती है। अरे संध्या बेटा, आओ अपने होने वाली सास के पास आकर बैठो। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, जरा मुझे कुछ काम याद आ गया है। चलो भाई साहब, मैं चलती हूँ। लता, ये तुम्हें अचानक से क्या हुआ? ऐसा कौन सा काम है जो तुम यहाँ से अचानक से जाना चाहती हो? लता गोविंद के कान में कहती है। देखिए, मुझे ये लड़की पसंद नहीं आ रही। इसका रंग तो देखिए, कितनी काली है ये। गोविंद लता की बात सुनने के बाद हैरान रह जाता है। वो कुछ कह नहीं पाता। लता अपने पति गोविंद को लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी संध्या अपने माता पिता के सामने रोने लगती है। जानती हूँ कि ये लोग यहाँ से क्यों गए हैं, क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरा रंग काला है। और सही बात यह है, कोई भी औरत इतनी काली लड़की को अपने घर की बहू क्यों बनाना चाहेगी? नहीं बेटी, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? तू तो बहुत सुंदर है। तेरे जितनी सुंदर लड़की कोई नहीं है। तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लोगों की सोच ही बेकार है। हाँ माँ, मैं बेकार में ही हार मान गई। कोई बात नहीं, ये लोग चले गए तो क्या हुआ? कोई ना कोई तो मुझे जरूर पसंद कर ही लेगा। ऐसे ही दिन पे दिन गुजरते हैं, लेकिन संध्या को कोई पसंद नहीं करता, जिसके चलते उसके कई सारे रिश्ते ऐसे टूट जाते हैं। लेकिन एक हेमलता नाम की औरत संध्या से अपने बेटे कबीर का रिश्ता तय कर देती है। अरे चिंता मत कीजिए भाई साहब, आप बस अपनी बात पर रहिएगा। बाकी तो हम आपकी बेटी को अपने घर पर खुश ही रखेंगे। मैं अपनी जुबान देता हूँ बहन जी, आप टेंशन मत लीजिए और शादी की रस्में शुरू कर दीजिए। दोनों परिवारों के बीच में शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन संध्या शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। शादी के पहले दिन पर ही उसकी सास हेमलता उससे कहती है, तेरे पिताजी ने तेरा लहंगा तो बहुत ही महंगा खरीदा है। जाओ जल्दी से इसे चेंज करके साधारण कपड़े पहनकर आ जाओ, क्योंकि इतना महंगा लहंगा पहनकर तू घर के काम तो नहीं कर पाएगी। ये सुनकर संध्या को थोड़ा अटपटा तो लगता है, लेकिन वो अपनी सास की बात मानकर लहंगा उतार देती है और साधारण कपड़े पहनकर घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन प्रतिदिन वो एक नौकरानी की भांति घर में सारे काम करती और उसकी सास और उसका पति उसे जरा भी इज्जत नहीं देता।
इससे अच्छा तो मेरी शादी ही ना होती, कम से कम मैं अपने घर पर खुश तो रहती। इस खालीपन की वजह से मुझे कितनी जिल्लत भरी जिंदगी झेलनी पड़ रही है। तभी वहां उसकी सास आ जाती है और उसको देखकर कहती है, महारानी, यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए आई हो क्या? जल्दी से इस घर की साफ सफाई करो, कुछ मेहमान घर पर आने वाले हैं। हेमलता ऐसा कहकर चली जाती है, जिसके बाद बेचारी संध्या रोते हुए घर के काम करने लगती है। कुछ ही देर में घर पर मेहमान आ जाते हैं और संध्या उनके लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी संध्या हेमलता को अपने बेटे कबीर के लिए एक औरत से रिश्ते की बात करते हुए सुन लेती है। ये क्या, मेरी सास मेरे पति का दूसरा रिश्ता करना चाहती है? मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? संध्या रसोई में रो रही थी, तभी वहां हेमलता आ जाती है। अभी तक मेहमानों को नाश्ता नहीं दिया तूने? आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि आप मेरे होते हुए कबीर जी की शादी किसी और लड़की से करवा दोगी? मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। जरा सोच तो सही, तेरे जैसी बदसूरत लड़की से कोई अपने बेटे की शादी क्यों करवाएगा? मैंने तुझसे शादी इसलिए करवाई थी क्योंकि तेरे पिता ने हमें खूब सारा दहेज दिया था, समझी? अब जल्दी से नाश्ता लेकर आओ। ऐसा कहने के बाद हेमलता वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी संध्या अपनी किस्मत पर रोने लगती है। बहुत हुआ, जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं उस घर में मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ ये घर छोड़कर। ऐसा सोचकर वो सबसे छुपकर घर छोड़कर चली जाती है और चलते चलते एक जंगल में नदी किनारे बैठ जाती है, जहाँ पर वो रोती रहती है। तभी वहाँ एक बच्ची आ जाती है और उसे रोता हुआ देख उससे कहती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरी किस्मत ही ऐसी है जो मुझे रोना पड़ रहा है। वैसे मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। यहाँ कोई भी आता है तो कोई भी मुझसे मेहंदी नहीं लगवाता। तुम यहाँ बैठी हो और रो रही हो, क्या मैं तुम्हारे हाथों पर मेहंदी लगा सकती हूँ? उसके चलते तुम मुझे अपने बारे में बता देना। संध्या सेजल की बात मान लेती है, जिसके बाद सेजल के मेहंदी लगाते लगाते वो अपनी पूरी कहानी सेजल को बताती है, जिसे सुनकर सेजल को भी बहुत दुख होता है। अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई भी बुरा भला नहीं कहेगा और तुम्हारी सभी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। मेरी कालीपन की वजह से मेरी परेशानी कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारी ये झूठी तसल्ली मेरे किसी काम की नहीं। तभी अचानक से संध्या की मेहंदी में एक अजीब सी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते संध्या का काला रंग अचानक से गोरा हो जाता है और वो बहुत सुंदर दिखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो बच्ची एक परी में बदल जाती है, जिसके बाद वो परी संध्या से कहती है, मैं एक जादुई मेहंदी वाली परी हूँ। लोगों को मेहंदी लगाना मेरा शौक है। जब भी यहाँ कोई परेशान होकर आता है तो मैं उसकी परेशानी पूछते हुए उसे मेहंदी लगाती हूँ, जिसके बाद उसकी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आपने तो मेरी सभी परेशानियां दूर कर दी और मैं इतनी सुंदर हो गई हूँ कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जादुई परी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब वापस घर लौट जाओ, समय ज्यादा हो रहा है। संध्या वापस अपने घर लौट आती है, जिसके बाद उसकी सास हेमलता उसे जैसे ही देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। अरे संध्या, क्या ये तू है? माँ जी, ये मैं ही हूँ। कबीर जैसे ही संध्या को देखता है वो उसे देखता ही रह जाता है, जैसे मानो उसको पहली नजर में संध्या से प्यार हो गया हो। अरे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत भी हो। कबीर और हेमलता दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते वो दोनों संध्या से माफी मांगते हैं और संध्या उनसे कहती है, जो हुआ उसे भूल जाइए, अब हम लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। एक जादुई मेहंदी संध्या की जिंदगी इस प्रकार बदल देती है, जिसके चलते वो अब अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।